Hello students, today we are going to take a new chapter in history, that is Nazism and the rise of Adolf Hitler. Why did Nazism creep into Germany? जर्मनी में ये नाजिज़म क्यों आया? जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस दोनों महायुद्ध में जर्मनी ने बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिव पार्ट लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और टर्की ये मिलकर इन्होंने एक टीम बनाई थी जिसे हम सेंट्रल पावर या एक्सेस पावर कहते हैं। और वैसे ही फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और यूएसए इनकी एक टीम थी। यूएसए और जापान इनकी एक टीम थी। इनका नाम था एक्सेस पावर। रशिया 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो गया और रशिया को रिप्लेस किया अमेरिका ने। अमेरिका ने जब रशिया को रिप्लेस किया तो जर्मनी की हार की शुरुआत हो गई और जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया। जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा, केसर विलियम जो जर्मनी के राजा थे वह अपना देश छोड़कर डेनमार्क चले गए। जब अलाइड पावर यहाँ पर आया तो उन्होंने वेहमर में एक रिपब्लिक बनाई, एक कांग्रेस बनाई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, जिससे उन्होंने द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करवाया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी जिसमें जर्मनी के ऊपर पूरा दोष थोप दिया गया और जर्मनी को जुर्माना भरना पड़ा। इसकी वजह से जर्मनी के जो लोग थे वो वेहमर रिपब्लिक से बहुत नाराज़ थे और वेहमर रिपब्लिक डिज़ोल्व हो गई। वेहमर रिपब्लिक के बाद में ऐसी 4 और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनी, लेकिन चारों के चारों नाकामयाब थे। एट द सेम टाइम रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। बोल्शेविक रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? बोल्शेविक रेवोल्यूशन में एक्चुअली होता क्या है कि द प्रॉफिट इज़ इक्वली शेयर्ड बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर्स। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उस ज़माने के हिसाब से। यहाँ पर जर्मनी में लोगों के पास में नौकरी नहीं थी और बहुत सारे जो लोग थे वो जब वर्क के लिए जाते थे तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। 14 से 16 से 18 घंटे इनसे काम करवाया जाता था बहुत कम वेतन पे। तो उनको लगा अगर बोल्शेविक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर यहाँ पर आती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगी। तो जर्मनी के जो कैपिटलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पैसे वाले थे, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश में थे जो इस प्रकार का रेवोल्यूशन जर्मनी में आने से रोक सके। इनको ऐसा नेता मिला हिटलर के रूप में। हिटलर को इन्होंने स्पॉन्सर किया और हिटलर जर्मनी के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए और फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गए। तो इस चैप्टर में हम फ्लैशबैक से स्टार्ट करते हैं, नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये फ्लैशबैक है, एक प्रकार की कहानी है। जब हम कुछ मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में क्या होता है, पिछले सीन से ये स्टार्ट होता है, पिक्चर स्टार्ट होती है। उसी प्रकार से ये चैप्टर भी पिछले सीन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to them, to the crippled and the Jews." तो हेलमेट एक 11 साल का एक बच्चा था जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ बाप को लगा हेलमेट सो गया तो वो दबी दबी आवाज़ में, दबी दबी सांसों में बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा हमारा। हेलमेट के पिताजी एक बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर थे
और वह जानते थे कि जिस प्रकार से जर्मनी ने, नाजीज़ ने जो जूस थे और जो क्रिपल, जो लूले लंगड़े लोग थे, जो चुस्त और तंदुरुस्त लोग नहीं थे, उनके साथ में क्या व्यवहार किया। तो उन्हें लगा अब हम हार गए हैं और हमारे से इसी प्रकार का बदला लिया जाएगा, तो इससे बेहतर ये है कि हम आत्महत्या कर लें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो डॉक्टर है वो खुद अकेला आत्महत्या करे या पूरे परिवार से। तो ये बात को सुनकर हेलमेट बहुत डर गया। Now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews. The next day, he took Helmut to the woods, where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So shocked was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. तो अगले दिन क्या हुआ, हेलमेट के पिताजी ने सोचा चलो आखिरी समय हम खुशी खुशी से अपने परिवार के साथ बिता लेते हैं। तो उन्होंने हेलमेट को पिकनिक के लिए ले गया आसपास के जंगल में, और वहाँ पर खूब गाना वाना गाए, खुशियाँ मनाए, और फिर अगले दिन हेलमेट के पिताजी ने अपने आप को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली, अपनी जान ले ली। हेलमेट को याद है कि उन्होंने अपने घर में उनके पिताजी की जो यूनिफॉर्म थी, खून से भरा यूनिफॉर्म, उसको जलते देखा। वो इस बात से इतना घबरा गया था कि अगले 9 साल वो अपनी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया, ये सोचकर कि कहीं उसकी माँ उसे जहर देकर मार ना दे। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Many of you will know something about Nazi and Hitler. ये Adolf Hitler है। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. तो हेलमेट को शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि नाजिज़म क्या है और उसके पिताजी ने क्यों आत्महत्या की। क्या वो केवल इसीलिए आत्महत्या करे कि वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे? लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से एडोल्फ हिटलर और नाजिज़म ने किस प्रकार से जूस के साथ में क्या बुरा बर्ताव नहीं किया। ये केवल 1 या 2 घटना नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ थी हिटलर की। किस प्रकार से वो पॉलिटिकल डोमिनेशन, पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल डोमिनेटिंग पावर बन जाए। Let us try to understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. तो हेलमेट के पिताजी ने आत्महत्या क्यों करी और क्या उनके मन में क्या डर था? क्या वाकई में जो डर था वैसा ही उनके साथ होने वाला था? In May 1945, Germany surrendered to the Allies. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. जब जर्मनी ने युद्ध हार गया 1945 में, जब जर्मनी युद्ध हारा 1945 में, तो हिटलर को पता था कि क्या होने वाला है। तो हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गॉबल्स, ये दोनों ने और इनके परिवार ने इकट्ठा बर्लिन में जो एक बंकर था जहाँ पर हिटलर छुपा हुआ था, वहाँ पर इन्होंने आत्महत्या कर ली। एट द एंड ऑफ द वॉर, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crime against humanity. फिर युद्ध के बाद में एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया गया, एक ऐसा कानून बनाया गया
जिससे नाजी के जो सोल्जर्स थे, जो जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस किस कारण कार्रवाई की जाए? उन्होंने क्या गुनाह किया था? क्राइम अगेंस्ट पीस, शांति भंग की थी, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity, raised serious moral ethical questions, and invited worldwide condemnation. What were these acts? तो जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, जो नाजी ने जो क्राइम किए थे, जब ये पूरे दुनिया को पता लगा, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे जहाँ पर जूस को मारा गया था, बहुत बड़े पैमाने पे मारा गया था, जब इनके लोगों को ये बात इनके सामने आई तो ये जर्मनी को बहुत क्रिटिसाइज़ करने लगे। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी had waged a genocide war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो केवल एक बहाना था। जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वॉर, मतलब किलिंग ऑन लार्ज स्केल, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। जेनोसाइड मतलब जब बहुत सारे लोगों को किसी वजह से मारते हैं। ये तो इनको बहाना मिल गया। इनको लगा कि जो जूस है वो देशद्रोह है, गद्दार है, और गद्दारों को जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जूस जो थे वह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बिजनेस क्लास थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया था, क्योंकि इन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया था तो हिटलर को लगा कि ये लोग देश के गद्दार है, इन्होंने हमें फाइनेंस नहीं किया, हमें पैसा नहीं दी, तो हमने इनको ख़त्म कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो जेनोसाइड जो हुआ था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहाने इन जूस को ख़त्म करते गए, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians in Europe. The number of people killed included 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. तो किसको ख़त्म किया गया? सबसे पहले तो जूस को ख़त्म किया। बहुत बड़े नंबर्स में, बहुत बड़े तादाद में 6 मिलियन जूस को उन्होंने ख़त्म किया। 200,000 जिप्सीज़, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, यानी 2 लाख जिप्सीज़ को उन्होंने ख़त्म किए। 1 मिलियन पोलिश सिटीजन्स, पोलिश जो पोलैंड जो था जर्मनी से लग कर था, तो 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को भी मारा गया, और 70,000 खुद अपने नागरिक, जर्मनी के नागरिक जो हिटलर को लगा ये अपने कोई काम के नहीं है, जिसे मेंटल प्रॉब्लम था या फिजिकल प्रॉब्लम था, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिए। नाजीज डिवाइड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय gassing them in various killing centers like Auschwitz. The Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. तो मारने का तरीका क्या था? इन्हें बहुत बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, ऐसे जो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स है, ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर यहाँ पर गैस चेम्बर्स हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा बाथरूम की तरह होता था। उस बाथरूम में ये इन्हें जिसे इनको ख़त्म करना है उनको धकेल लेते थे, ये बोल के हम आपको नहलाने ले जा रहे हैं। बहुत दिनों से ये नहाए धोए नहीं रहते, तो इनको लगता है नहाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो ये उस बाथरूम में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो शावर जब स्टार्ट करते हैं, उस शावर में पानी नहीं गैस निकला करता था, और इस गैस से ये मर जाते थे। इस प्रकार से इन्होंने कई लोगों को मार दिया। Many others were imprisoned for life. The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of the crimes. तो इन्हें सज़ा ज़रूर मिली, लेकिन सज़ा किसको मिली? देखो, केवल 11 लीडिंग नाजीज़, जो 11 मेन जो ऑफिसर्स थे, केवल इन्हीं लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई।
तो सज़ा मिली है, लेकिन अगर जिस प्रकार से जिस पैमाने पे इन्होंने अपराध किया है तो ये बहुत छोटी सज़ा हुई इनके लिए। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. कारण क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जितना इन्होंने जर्मनी के ऊपर अत्याचार किए थे, तो जर्मनी फिर से उभर कर एक बड़ी ताकत बनी और फिर से दूसरा महायुद्ध किया। तो अलाइज जो थे ये नहीं चाहते थे कि ऐसा फिर से हो, इस वजह से इस बार वह जर्मनी के साथ में इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको नहीं दिया। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War. तो हर किसी का मानना है कि जर्मनी दोबारा युद्ध इसलिए किया या जर्मनी में नाजिज़म इसलिए आया क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके साथ जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो उनके साथ हुआ, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में उनके ऊपर सारा दोष थोप दिया गया और बहुत बड़े पैमाने पे उनको रिफ़ंड करना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा, फ्रांस को अपने सार माइंस देने पड़े, मिलिट्री को रिड्यूस किया, एयरफोर्स तो टोटली बैन कर दिए, उनके जो शिप्स थे, बड़े बड़े जो शिप्स थे वो अलाइड फोर्सेस ने आपस में बांट लिए। इस प्रकार से जर्मनी को बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट कर दिया। तो लगा कि अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर से जैसा अभी नाजी जर्मनी बना वैसे कुछ और भी जर्मनी कुछ और रूप ले सकता है। इसीलिए इस बार उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जर्मनी को नहीं दिया। देखिए वॉर के वक्त क्या होता है, ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है इतने बड़े पैमाने पे। देखो पूरा शहर के शहर तबाह दिख रहा है, पूरे घर के घर टूटे फूटे दिख रहे हैं। यहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोजन, किस प्रकार से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, कई लोग इसमें मारे जाते हैं। ये देखो सोने के लिए तक का जगह नहीं है, जहाँ जगह मिल गई जैसे मिल जाए वैसे वो लोग सो गए। जिसने जूते निकाल लिया जूते भी, यानी इतने दिन तक का जूते पहन के रहते थे कि जब जैसा मौका मिले जूते पहनो और भागो। ये जो वर्मर रिपब्लिक का जो मैंने बताया, जो उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी जिसकी वजह से नाजिज़म जर्मनी में आया। ये सब इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। लोग बेघर हो गए, रहने के लिए जगह नहीं। देखो एक माँ अपने बच्चों को लेकर कहीं किनारे में, सड़क किनारे बैठी हुई है खाना वाना का इंतज़ार करते हुए। लोगों के पास सोने के लिए जगह तक नहीं थी। ऐसे जब कहीं बैठ कर सोते थे और सर रखने के लिए केवल एक लाइन, यानी एक कपड़े सुखाने की जो रस्सी होती थी उस रस्सी के ऊपर सर रख के वो सोते थे। तो इतना बुरा हाल हुआ था जर्मनी में वॉर के समय। Birth of the Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies, that is England, France and Russia. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on eventually during the European of all, draining the Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Power in November 1918. तो फिर जो पहला जब वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ये एम्पायर मिलकर, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की ये तीन पावर्स थे, जिसमें से जर्मनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर था, ऑस्ट्रिया भी ठीक ठाक था, लेकिन टर्की बहुत ही कमज़ोर पावर थी, वो केवल नाम मात्र के लिए इनके साथ में है। वर्सेस इनका युद्ध किसके खिलाफ हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। बाद में रशिया 1917 में या एंड ऑफ 1916 में रशिया निकल गया और रशिया की जगह ले लिया यूएसए ने। जब यूएसए यहाँ पर आया तो जर्मनी की हार की शुरुआत हुई। इससे पहले जर्मनी जीत रहा था। रशिया के बहुत सारे योद्धाओं को जर्मनी ने मार दिया था। लेकिन जब
यूएस की एंट्री हुई तो जर्मनी की हार की शुरुआत हो गई। द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal universal votes cast by all adults including women. तो जब वॉर ख़त्म हुआ 1918 में, जैसे मैंने आपको बताया था, केसर विलियम II जर्मनी छोड़कर भाग गए थे। तो वेहमर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई, इलेक्शंस किए गए और ऑन द बेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, जहाँ पर सभी अडल्ट्स को अबव द एज ऑफ 25 उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया, औरतों ने भी वोट किया और एक सरकार बना दी गई। इस सरकार से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करवाया। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट इन द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो लोगों ने वेहमर रिपब्लिक को क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि वेहमर रिपब्लिक को मजबूर किया गया था अलाइड पावर्स ने, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर जर्मनी को मजबूर किया। जर्मनी का जो नया जो सरकार बनी थी, ये बिल्कुल एक इन्फेंट थी, एक बहुत ही यंग सरकार थी, कुछ अनुभव नहीं था इनके पास में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर राजा राज करते थे। अब ये बेचारे नए नए सरकार में आए, नए नए सरकार बने। मानो अगर हम ऐसी बात करते कि एक छोटा सा 8 साल का बच्चा, उसे हम माइक टाइसन के सामने खड़ा कर दे बॉक्सिंग के रिंग में, तो बेचारा 8 साल का लड़का इतने बड़े माइक टाइसन के साथ में या अंडरटेकर के साथ में कैसा लड़ाई करेगा। वैसे ही वेहमर रिपब्लिक एक बहुत ही यंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और उसे मजबूर किया गया था कि ये जो डील है वो साइन करे, जो ट्रीटी है वो साइन करे। क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी, यहाँ के लोग इस गवर्नमेंट से बहुत नाराज थे। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स The peace treaty at Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, and 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. तो ये इतना स्टर्न या इतना ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी था जर्मनी के लिए कि जर्मनी को अपने जितने भी ओवरसीज़ कॉलोनीज थी उससे ले लिए गए। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने इस कॉलोनीज़ को आपस में बांट लिया या फिर इन कॉलोनीज़ को आज़ाद करा दिया गया, नया देश बना दिया गया। जर्मनी का जो मैप है, जो नक्शा है, उसको टोटली चेंज कर दिया। बहुत सारे जो नागरिक थे उसे दूसरे देश में डाल दिए गए। उनकी जो टेरिटरीज थी 13% टेरिटरीज, जो उनके जो नक्शे में 13% जो इलाका था उसको नए नए देश को दे दिए गए। उनके आयरन माइंस, कोल माइंस फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क के साथ में बांट दिए। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और जानबूझकर क्या किया, उनकी जो मिलिट्री को उन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया। द वॉर गिल्ट clause held Germany responsible for the war and damaged the allied countries suffered. तो जर्मनी के ऊपर ये आरोप किया कि आपकी वजह से युद्ध हुआ है, महायुद्ध हुआ है, जंग हुआ है और इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। जो भी नुकसान इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए का हुआ उसकी भरपाई जर्मनी को करनी पड़ेगी। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे अ कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड्स। 6 बिलियन पाउंड्स, उस ज़माने में 6 बिलियन पाउंड्स का कंपेंसेशन, यानी उनको भरपाई करनी पड़ी। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइन लैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। तो अलाइज के फोर्सेस ने क्या किया, जो राइन लैंड था, जो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स थे, कोल था, आयरन ओर थे, यहाँ पर आकर उन्होंने कब्जा जमा लिया।
Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. तो जो जर्मनी के जो नागरिक थे, इन्होंने सारा का सारा दोष किसके ऊपर डाल दिया? वेमर रिपब्लिक के ऊपर डाल दिया। उन्हें लगा कि वेमर रिपब्लिक के वजह से ही हमने वॉर हारी है, और वेमर रिपब्लिक ने इतना ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन किया तो किया ही क्यों। Effects of the war. The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. From a continent of creditors, Europe turned into one of debtors. तो यूरोप जो एक ज़माने में बहुत पैसे वाला था, वो अब लोगों से उधार मांगने लगा। उसके पास अभी पैसे नहीं बचे थे, उसे मजबूरन अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। From a continent of creditors, Europe turned into one of debtors. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. बदकिस्मती से वेमर रिपब्लिक को जो भूल पहली सरकार ने की थी, जो भूल केसर विलियम II ने किया था, उसकी भरपाई वेमर रिपब्लिक को करना पड़ रहा था। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. तो वेमर रिपब्लिक ने मजबूरन ये बोझ उठा लिया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी हो गई थी, खराब हो गई थी। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy target of attacks in the conservative nationalist circles. तो जो वेमर रिपब्लिक को जो भी नागरिक सपोर्ट कर रहे थे, खास करके जो सोशलिस्ट थे, जो कैथलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, ये वेमर रिपब्लिक के सपोर्ट में थे, लेकिन ये लोगों के गुस्से का पात्र बन गए, गुस्से का कारण बन गए। They were mockingly called the November criminals. इनको क्या नाम दे दिया गया? नवंबर क्रिमिनल्स दे दिया गया। तो हम एक सवाल यहाँ डाल सकते हैं, हु वर द नवंबर क्रिमिनल्स? नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा जाता है? यहाँ पर एक सवाल ऐसा आ सकता है। तो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स, इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया गया। उनका मजाक उड़ाते हुए इनको नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया गया। This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will soon see. The First World War left a deep imprint on the European society and the polity. तो जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, वह यूरोप के ऊपर, पूरे यूरोप के ऊपर, केवल जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप में जो दृश्य आपको सामने दिखाई दे रहा, ये पूरा यूरोप का ऐसा ही कुछ दृश्य था। हर जगह टूटे फूटे घर आपको दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार का दृश्य पूरे यूरोप में था। वहाँ के सोसाइटी के ऊपर, वहाँ के पॉलिटिक्स के ऊपर एक बहुत बुरा परिणाम हुआ है वॉर का। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। जो प्रेस थी, जो न्यूज़पेपर्स थे, जो रेडियो था, सोल्जर्स की बहुत तारीफ़ करते थे। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई थी जहाँ पर सोल्जर्स को बहुत ही डैशिंग हीरो दिखाया जा रहा था, जबकि इनकी ज़िंदगी बहुत बुरी थी। Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. The media glorified the trench life. तो ना केवल पॉलिटिशियंस थे, जो पब्लिस्ट भी थे, जो जैसा न्यूज़ चैनल्स थे, रेडियोज़ थे, मीडिया था, ये आर्मी लाइफ को ग्लोरीफाई कर दे, आर्मी लाइफ को बहुत बड़ा दिखा रहे थे। और वो चाहते थे कि जो नागरिक है वह बहुत मजबूत रहे, बहुत स्ट्रांग रहे, चुस्त और तंदुरुस्त रहे। और ऐसे नागरिकों वो इंस्पायर करते थे कि वह आर्मी लाइफ ज्वाइन करे। लाइफ इन द ट्रेंच मतलब लाइफ एट वॉर। उस ज़माने जो वॉर जो हुआ करता था, तो लोग ज़मीन में 5-5 फीट गड्ढा खोदते थे,
लंबे लंबे गड्ढे खोदते थे और इस गड्ढे में छुपकर दुश्मन के ऊपर हमला करते थे। इसे ट्रेंच लाइफ कहते थे। अक्सर ये होता था कि दुश्मन की गोली इनको लग जाती थी, ये यहीं पर जख्मी होते थे, घायल होते थे, यहीं मर जाते थे। इनकी लाश जो है सड़ रही है, गल रही है, इसमें से बदबू आ रही है, लेकिन ये यहाँ से हल नहीं सकते थे। अगर हले तो इन्हें भी गोली लग जाएंगी। कई बार चूहे इनके पैरों को कुतरते थे, इनके पैरों को काटते थे, लाशों को खाते थे। लेकिन फिर भी मीडिया क्या बता रहा था कि जो ट्रेंच लाइफ है वो बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी है। असलियत कुछ और थी। द ट्रुथ हाउएवर was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses. They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduced rapidly. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy, indeed a young and fragile idea which could not survive the instability for interwar Europe. तो इस प्रकार से मिलिट्री को बहुत बड़ा दिखाया गया, डिक्टेटरशिप इस कारण से प्रमोट हुआ, और डेमोक्रेसी जबकि बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, वह ऐसे सोच के सामने टिक नहीं पाया और अपने घुटने टेक दिए। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रेडिकलिज्म क्या होता है? रेडिकलिज्म मीन्स रेडिकल्स वो होते हैं जो तुरंत बहुत सारे चेंजेस, एक बड़े पैमाने पे चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म यानी पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। वॉर की वजह से जो बिजनेस को नुकसान हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Separatist League on the pattern of Bolshevik Revolution in Russia. बदकिस्मती से ये हुआ कि जो वेमर रिपब्लिक जब बना तो साथ ही साथ एक सेपरेटिस्ट लीग, एक ऐसी संगठना बनी जो रशिया टाइप की, जो रशिया में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था वैसा रेवोल्यूशन यूरोप में भी चाहते थे, वैसा रेवोल्यूशन जर्मनी में भी चाहते थे। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथलिक्स met in Weimar to give shape to a democratic republic. तो बोल्शेविक टाइप की जो गवर्नमेंट जो बन रही थी, सोशलिस्ट टाइप की जो गवर्नमेंट बन रही थी, ऐसे लोग उभरते जा रहे थे, नंबर बढ़ता जा रहा था। तो जो लोग जिसके मन में डेमोक्रेसी थी, जिसके मन में जो अलग प्रकार का सोशलिज्म था, और कैथलिक्स लोग थे, वो वेमर में इकट्ठा हुए और अपनी एक सरकार बनाई जिसे हम वेमर रिपब्लिक के नाम से आज जानते हैं। The Weimar Republic crushed the uprising with the help of war veterans organization called Free Corps. तो फ्री कॉर्प्स कौन थे? Who were the Free Corps? तो फ्री कॉर्प्स ये वेमर रिपब्लिक के सोल्जर्स थे। ये रिटायर्ड सोल्जर्स थे जो जंग में से जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। इनकी मदद से जो भी अपराइजिंग्स हो रहे थे जर्मनी में, जो भी हड़ताल कर रहे थे, जो भी पार्टी, यूनियन पार्टी बन रही थी, इनको दबाने के लिए, इनको क्रश करने के लिए फ्री कॉर्प्स का इस्तेमाल किया गया था। द एंग्विश्ड सेपरेटिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो जिससे ये एक और एक पार्टी बन गई, इस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. तो कम्युनिस्ट पार्टी, जर्मनी की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों में विवाद होने की वजह से, डिफरेंसेस होने की वजह से वो हिटलर जैसे टायरेंट के खिलाफ, हिटलर जैसे जो डिक्टेटर था उसके खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए। बोथ द रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव फॉर रेडिकल सोल्यूशन। Political and radicalization
was only heightened by the economic crisis of 1923. तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिक्स में इतना चेंजेस आना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया था कि यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चालू हो गई थी, लोगों के पास में नौकरी नहीं थी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका वर्किंग आवर्स 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक का, और वर्किंग कंडीशन बहुत बुरा था। तो इसलिए यहाँ के लोग जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट था उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे द रिपार्टेशंस इन गोल्ड। जर्मनी जब वॉर लड़ रहा था वो पैसे उधार लेकर लड़ रहा था, अब ये पैसे उसे लौटाने थे, वो भी सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम व्हेन सोर्सेज वर स्कैर्स। In 1923, Germany refused to pay the French and the French occupied its leading industrial areas, Ruhr, to claim the coal. तो जर्मनी जब पैसे देने से मना कर दिया तो रशिया ने, फ्रांस ने क्या किया, उनकी ज़मीन पर कब्जा जमा लिया, खास करके जहाँ पर उनका कोल माइंस था। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। इसका परिणाम क्या हुआ, जर्मनी ने बोला अगर ठीक है आपको पैसे चाहिए तो लो, हम आपको नोटों में पैसे देंगे। तो पेपर करेंसी जो छापने लगे, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ गई, जो जर्मनी की जो करेंसी थी उसका वैल्यू बहुत नीचे गिर गया। विच विथ टू मैनी प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। इन अप्रैल the US dollar was equal to 24,000 marks। तो जर्मनी की कीमत इतनी गिर गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का $1 जर्मनी के 24,000 मार्क्स के बराबर, मार्क्स मतलब करेंसी के बराबर था। जुलाई में 3,53,000 मार्क्स $1 की कीमत थी, और अगस्त में तो और भी बढ़ने लगी, और ऐसा वो बढ़ती चली गई। By December, this figure had run into trillions. As the value of the mark collapsed, prices of goods soared. The image of Germans carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. The crisis came to be known as the hyperinflation. So what is hyperinflation? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। हाइपरइन्फ्लेशन क्या था, जर्मनी की जो करेंसी की जो वैल्यू बहुत गिर गई थी, जिसकी वजह से सब कुछ महंगा हो गया था। US डॉलर के कंपेयर, एक US डॉलर मतलब ट्रिलियंस है ना, सोचो ना, अरब रुपए के बराबर। उनका अरब रुपए और US का ₹1, इतनी वैल्यू इसकी गिर चुकी थी, तो US को इनके ऊपर दया आई। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ दिस क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉस प्लान, विच रिवोक द टर्म ऑफ रिपार्टेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द जर्मन्स। तो डॉस प्लान क्या था, डॉस का प्लान था कि जर्मनी के ऊपर हमने जो ये फोर्स किया है कि जर्मनी को, फ्रांस को, इंग्लैंड को और USA को पैसे देने होंगे, वो माफ़ कर दो, उनसे पैसे मत लो, इनके पास खुद कुछ पैसा नहीं बचा है, यहाँ के लोग बहुत मुसीबत में हैं। तो इस प्रकार से जर्मनी को माफ़ कर दिया गया। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, The years of depression. The years between 1924 and 1928 saw some stability. 1924 से 1928 में स्टेबिलिटी दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लोग व्यापार करने लगे, बड़े पैमाने पे व्यापार करने लगे, ट्रेड होने लगा, इंटर कॉन्टिनेंट ट्रेड्स होने लगे। अमेरिका ने विदेश में पैसे लगाने चालू कर दिया, अमेरिकी बैंक ने एशिया में, यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब तरफ पैसे लगाने लगे। तो अब मार्केट में पैसा आ गया, तो लोगों के पास थोड़ी बहुत नौकरी आने लगी। तो कुछ समय तक का, 4 साल तक का यहाँ पर स्टेबिलिटी थी। येट दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये भी कुछ पक्की नींव पर नहीं बनी थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द USA। तो जर्मनी की जो पैसा जो रिकवरी कर रहा था वो
कैसा था, जो इंडस्ट्रीज़ जो बन रहे थे, जो इंडस्ट्रीज़ उभर रहे थे, वह भी अमेरिका के पैसों से, अमेरिका से उधार लिए पैसों से जर्मनी इंडस्ट्रीज़ बना रहा था। द सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है? ये अमेरिका में था। जैसा अभी जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में था, और यहाँ पे अचानक से शेयर मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से गिर गया, जिसकी वजह से जर्मनी में जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रेटनिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। ऑन वन सिंगल डे 24 October 13 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdrew their money from the market. The effects of this recession in the US economy were felt worldwide. The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. Workers lost their jobs, overpaid, reduced wages. The number of unemployment touched an unprecedented 6 million. तो क्या हुआ, जब रिप्रेशन हुआ, जब इतनी बुरी तरह से स्टॉक मार्केट गिरा, तो कंपनियां बंद होने लगी। 1929 के अनुसार 1932 में लगभग 40% लोगों के पास में जॉब नहीं था, क्योंकि 40% जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया। 6 मिलियन लोगों के पास में जॉब्स नहीं थे। On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying, willing to do any work. तो लोग यहाँ तक के थे कि अपने गले में एक पोस्टर लगाते थे कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। Unemployed youths played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange. लोगों के पास नौकरी नहीं थी, तो वो आवारागर्दी कर रहे थे, कहीं पर कार्ड्स खेलने या सड़क किनारे बैठे रहना, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने जाकर लाइन में खड़े हो जाना। As jobs disappeared, the youth took the criminal activities and total despair became a commonplace. क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी, तो क्या हो गया, ये जो यूथ थे वो क्रिमिनल्स बन गए, लुटेरे बन गए, डाका डालने लगे, चोरी करने लगे और गैर कानूनी काम करने लगे। The economic crisis created deep anxieties and fears in people. The middle class, especially salaried people, salaried employees and pensioners, saw their saving diminish when the currency lost its value. तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ, खास करके मिडिल क्लास के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम हुआ। जो इनके पास में जो भी कुछ बचत खाते में पैसे जमा थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, और उनकी वैल्यू भी तो बहुत बुरी तरह से गिर चुकी थी। Small businessmen, the self-employed and retailers suffered as their business got ruined. तो बिजनेसमैन के साथ में जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, उनका भी बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। These sections of the society were filled with the fear of proletarianism, and anxiety of being reduced to the ranks of the working class, or worse still, the unemployed. तो ये बिज़नेस क्लास को क्या लगा कि हमारे साथ में क्या होने वाला है कि हम बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, बिल्कुल लाचार हो जाएंगे। यहाँ तक का जो वर्किंग क्लास था, जिनके पास नौकरी नहीं थी, हम वैसे ही लोग बन जाएंगे। Only organized workers could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargain powers. तो जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, जो वर्कर्स जिन्होंने किसी पार्टी के साथ में अपना नाम जोड़ लिया था, किसी लेबर पार्टी के साथ में अपना नाम जोड़ लिया था, उन्हीं को नौकरियां मिलती थी, लेकिन इनके पास भी बार्गेन करने के अधिकार नहीं बचे थे। बिग बिजनेसेस वॉज इन क्राइसिस। द लार्ज मास ऑफ द पीसेंट्स वॉज अफेक्टेड by a sharp fall in agricultural prices, and women unable to fill their children's stomachs were filled with the sense of deep despair.
जैसे हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से माँ परेशान है कि वो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पा रही। पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was potential repression. तो इस प्रकार से जो वेमर रिपब्लिक में जो वीकनेसेस थी ये उभर कर आने लगी।